हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं। क्योंकि पहले दो पार्ट हमने जो क्वेश्चन आए हुए थे बोर्ड में उसके हमने प्रैक्टिस करवाई। आज हम तीसरे पार्ट को करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कुछ एमसीक्यू होंगे, शॉर्ट टाइप होंगे, लॉन्ग टाइप का आंसर भी होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको करेंगे। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। एमसीक्यू में होंगे, सेम पेपर के पैटर्न पे रहता है आपका ये सभी क्वेश्चन। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी और इंक्रीजेस इफ। अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी हम कैसे दिखाते हैं कि भाई उसका कैपेसिटेंस कैसा होगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, जैसे रजिस्टर पढ़ा उसका रजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है। तो द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज इन स्टैटिक फॉर्म दैट इज द कैपेसिटेंस। और ये कितना होता है, अगर डायलैक्ट्रिक है तो ठीक है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी के फॉर्म में होगा ऐसा। यहाँ कह रहा है कि हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम उसका एरिया, प्लेट का एरिया डिक्रीज करें तो उससे क्या होगा, उसका कैपेसिटी जो है इंक्रीज करेगा। क्या प्लेट का एरिया डिक्रीज करने पे कैपेसिटी इंक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेज। अगर हम प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करें, देखिए इन्वर्सली है, अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या ये आपका बढ़ेगा? नहीं, कम होगा। तीसरा कहता है कि एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेज। अगर हम प्लेट का एरिया इंक्रीज करते हैं तो हमारा कैपेसिटी इसकी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है ये। चौथा ऑप्शन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिक्रीज करें तब बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं, हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बढ़ाना होगा तो ये इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से हमारा एक ऑप्शन इसका करेक्ट है, केवल सी। देख पा रहे होंगे, सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इसमें सिर्फ एक ही बात सही है कि भाई एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीजेस, तभी हमारा इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहां के क्या है, डाइलेक्ट्रिक जो भी मटेरियल है, एप्सिलॉन ए क्या नॉट क्या होगा, परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। ये क्या है, जो प्लेट का एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट, जो प्लेट जिससे ये बने हैं कैपेसिटर के दो प्लेट, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस, बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज सेपरेशन बिटवीन डी, जो का क्या कहलाता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ठीक है। ये चीजें हैं और इसके हिसाब से आप देखेंगे, आपको दिख जाएगा कि आपका दूसरा ऑप्शन, तीसरा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। इसी में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग। जो हम प्रोटेक्ट करते हैं ये सर्टेन रीजन, किसी रीजन को ऑफ स्पेस को फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे। अगर हम किसी रीजन ऑफ स्पेस में, किसी रीजन में, तो उसके कुछ रीजन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, शॉक लगने से कहें या किसी तरीके से हम उसको बचाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एंटर ना करे, तो हम क्या करेंगे, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? क्या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोकंडक्टिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात यह है कि हम जानते हैं कोई भी कंडक्टर, अगर किसी भी रीजन को अगर चारों तरफ से कंडक्टर को जो है ढक दिया जाए, कंडक्टर से कहीं भी लीकेज ना हो उसमें, चारों तरफ से क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, जीरो ना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आता भी है तो क्या करेगा, वो उसके अंदर रिवर्स करके वो जीरो करता है। अभी देखेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आता भी है, इस पे ये मेटल होना चाहिए, ये है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इंडक्शन से नेगेटिव आएगा और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इंडक्शन फिनोमिना होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये जा रहा है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि ये तुरंत एक अदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनाएगा,
जिसे बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्रिएट करेगा। और वो कितना होगा, जो ई होगा और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, और इसलिए अंदर हमेशा क्या होगा, जीरो। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि उस एरिया को हम शील्डिंग से, इलेक्ट्रिक फील्ड के शॉक से हम बचा रहे हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ये आपका है दूसरा क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं कौन सी क्वेश्चन है इसमें। चलिए, ये क्वेश्चन और है, तीसरा देखिए। कह रहा है ए कैपेसिटर प्लेट आर चार्ज बाय ए बैटरी विथ वी वोल्ट। कह रहा है एक कैपेसिटर है जो क्या किया जाता है, प्लेट आर चार्ज बाय ए बैटरी विथ अ वी वोल्ट। आफ्टर द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। अच्छा, जब चार्ज किया गया, बैटरी हटा दिया गया, तो उस समय क्या होगा हमारा, इस कंडीशन में हमारा Q क्या होगा, ये सेम होगा, मतलब कि हम कह सकते Q इक्वल्स टू Q नॉट, पहले के चार्ज के बराबर होगा। डिस्कनेक्ट कर दिया गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अच्छा, उसके K डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है, जिसका कांस्टेंट K है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, इज इंसर्टेड, उसके बीच में एक इंसर्ट किया जाता है, बिटवीन इट्स प्लेट एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट कितना होगा। ठीक है, जब Q आपका Q नॉट के बराबर, यहाँ पे V जो होगा, जो V नया आएगा वो V नॉट बाई K होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, अच्छा कैपेसिटेंस कितना होता है, K टाइम्स होता है पुराने कैपेसिटी के, जो बिना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाले था पहले से, उसकी कैपेसिटी उसका K टाइम्स हो जाता है। पोटेंशियल कितना होगा नया, V नॉट जो पहले था उसका डिवाइड करिए K से, कम हो जाता है, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हम जानते हैं V बाई D होता है। यहाँ से देखिए V की जगह हम क्या रखेंगे, V नॉट बाई K एंड D, दैट इज द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई K। मतलब ये भी क्या करेगा, उतने टाइम्स घट जाएगा, 1 बाई K टाइम्स हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, हमें क्या पूछा है आपसे कि फॉर द पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, नहीं V बाई 2, V बाई K होगा। ठीक है, V बाई K, क्योंकि यहाँ पे V माना है तो V बाई K होगा। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसी में पूछा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल, ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, एयर में 1 होता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट होगा, तो ये है। एंड दूसरा क्या है, इफ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, एक लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। वो स्ट्रेंथ जिसकी कितनी है, E है। देन द पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन एक अलग फिनोमिना, यहाँ डाइलेक्ट्रिक के लिए कहा जा रहा है। देखिए थोड़ा अंतर आप समझिए, एक कंडक्टर मटेरियल, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इस चैप्टर में आपने बार बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा इसके लिए। कंडक्टर क्या होते हैं, उसमें चार्ज होते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या है, क्या उसमें चार्ज नहीं होते, होते, उसमें भी चार्ज होंगे, उसमें भी चार्ज होंगे। थोड़ा इसको देखते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। एक सेकंड, या इसको उधर ही कर लेते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा है कि इफ ए लीनियर, अच्छा लीनियर मटेरियल के लिए ही पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो क्या करते हैं हम, कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कोई भी अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक है, कोई सब्सटेंस है, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। ठीक है, ऐसा मटेरियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इसका जो, अगर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, E है, कैपिटल E। देन द पोलराइजेशन कितना होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, कितना होगा, कैपिटल P से दिखाएंगे। ठीक है, डाइपोल और इसका सिंबल सेम मत करिएगा। देखिए डाइपोल हम मैक्सिमम, मैंने जहाँ भी दिखाया होगा स्मॉल p से Q इंटू D दिखाया होगा। एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है आप समझना। सिंपल से तो बता देंगे, आंसर तो यही है, लेकिन आप थोड़ा समझने, ये थ्योरी भी आपकी थोड़ा जानकारी रहनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ घुमा दिया नया तो आप कर सकते हैं उसमें। देखिए जो मटेरियल होते हैं डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर, देखिए कंडक्टर जो होगा
कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? देखिए चार्ज इसमें भी होंगे, इसमें भी चार्ज होंगे। डिफरेंस ये क्या है, इसमें हमारे फ्री चार्ज होते हैं कंडक्टर में, फ्री चार्ज जो कि एनर्जी कैरियर के रूप में इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। इसमें भी चार्ज होंगे, लेकिन इसमें कौन से चार्ज होते हैं? बाउंड चार्ज होते हैं। भाई सभी तो एटम से मिलके बना है ना, ये भी मटेरियल एटम से मिलके बना होगा, वो भी। इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो सबसे आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जाता है। अब फ्री होने पे क्या, वो पूरे मेटल के दौरान पूरे मेटल पे कवर कर सकता है, इससे वो क्या पोटेंशियल इक्वल होगा उसका, ये प्रॉपर्टी उसकी। लेकिन यहाँ पे क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी चीजें क्या होती हैं डाइलेक्ट्रिक में है, ऐसे कोई मटेरियल डाइलेक्ट्रिक में है जिसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन होता क्या है, अगर इसको इस मटेरियल को भी जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मैं क्या करता हूं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, रख दिया मैंने, या ऊपर से नीचे से लगाते हैं इसको, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया, तो होगा क्या, जिस तरफ हम लगाएंगे, अगर मान लीजिए यहां पे लगाया तो इसके यहां पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहां पे कैसे चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इंडक्शन फिनोमिना हो रही है। अगर यहाँ पे कुछ समथिंग चार्ज वो बता भी सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, ठीक है। और क्या होगा, अब हमारे इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव का, तो अंदर एक फील्ड जनरेट होगा जिसे बोलते हैं ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इसमें क्रिएट हो रहा है। और इस कंडीशन में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई के इक्वल होता है, और इसी कारण से किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन सिमिलरली अगर हम कहें कि मान चलिए ये कोई कंडक्टर, या हम कंडक्टर ने एक, जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो भी एटम से मिलकर बना, उसके किसी एक एटम की बात करते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूलर फिनोमेना की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसमें लगाया, भाई जो एटम की प्रॉपर्टीज होगी वही उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी। तो सेम अगर बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे रखा, लगाया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या होगा, यहां पर भी सेम फिनोमिना। वो कैसे होगा, मेटल की तरह नहीं कि फ्री चार्ज इधर आ जाएंगे, नहीं, इसका एक न्यूक्लियस होता है, उस एटम का मान लीजिए उसका न्यूक्लियस है, उस डाइलेक्ट्रिक एटम जिससे वो मिलकर डाइलेक्ट्रिक बना है, उसका एक एटम का न्यूक्लियस होगा, भले उसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगेगा, इसके चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। अब क्या होगा, हम जानते हैं न्यूक्लियस का जो मास होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर हम कहें जैसे प्रोटॉन का मास है 1836 गुना ज़्यादा होता है उससे इलेक्ट्रॉन से, सेम ऐसा है कि ये काफ़ी हल्के होंगे और ये हमारा काफ़ी भारी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा वहाँ अगर चार्ज है तो वहाँ पे क्या एक फोर्स लगेगा उस चार्ज पे, जो डिपेंड करता है उस चार्ज की पोलरिटी पे। अगर वो निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा कि फोर्स के अपोजिट लगेगा उस पर, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा। सेम ऐसा इसके साथ भी होगा। यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, जो किधर लगेगा, ऊपर की। लेकिन इतना हैवी होता है, न्यूक्लियस हैवी होता है, लगभग 99 पॉइंट समथिंग 99% तो मास इसी का होगा। तो इसको नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम इसको पोलराइज करने के लिए लगा रहे हैं, उस कंडीशन में ये पोलराइज नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। शुरू में एटम सभी न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव दोनों एक ही जगह लाई करते हैं, सेंटर पे, इसी सेंटर पे, जिससे हम एटम को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज सेंटर थोड़ा सा ये शिफ्ट होगा, जो क्लाउड है वो क्या करेगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा नीचे की ओर, और शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, अब इसका सेंटर लगभग यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, लगभग मान लेते हैं d डिस्टेंस पे। अब ये क्या करता है, एक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा, यहाँ पे एक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा। क्यों, अब मैं ये एक एटम की बात कर रहा हूं, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एक एटम की बात कर रहा हूं कि उसमें क्या है, एक डाइपोल जनरेट हुआ। अब क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ था, ऐसे कई एटम है जिसमें एक क्या होंगे कि रैंडम ऐसे ही डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। अब हम जानते हैं कि अगर एक पिन के बराबर, नोक के बराबर भी हम थोड़ा सा सब्सटेंस लेते हैं, उसमें क्या है, लाखों करोड़ों एटम होंगे,
तो सोचिए थोड़ा बड़ा अगर एटम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया तो ये फिनोमिना काफी ग्रॉस लेवल पे होगी, बड़ा होगा। तो अब पोलराइजेशन क्या होता है, देखिए डाइपोल यहां जनरेट हुआ तो हम कहेंगे उस मटेरियल का छोटा सा पार्ट कहीं लेते हैं, वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, उसका क्या कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन सेम वैसी होगी जैसा कि डाइपोल मोमेंट का होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड कैसे होगा, वो जितने भी डाइपोल उनका सम होगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। ओके, तो यहां पे अब इसमें कह रहा है कि मटेरियल है, अब सभी मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है, वो कैसे मटेरियल है सभी मटेरियल के लिए फिक्स होगा Xi। तो इन सब में भी इनमें एक रिलेशन होता है पोलराइजेशन में भी, इसे हम दिखाते हैं dp, स्मॉल p क्या है, डाइपोल मोमेंट अपॉन d टाउ। अगर वॉल्यूम एलिमेंट हमने कितना लिया है, d टाउ, छोटे से वॉल्यूम में कितना जनरेट होता है डाइपोल मोमेंट, वही क्या कहलाएगा हमारा पोलराइजेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस पोलराइजेशन का ऑप्टिक्स के पोलराइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, किस तरीके से, नाम एक है लेकिन उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब मटेरियल के पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन होता है एप्सिलॉन Xi एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट है। Xi क्या है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, E यहां पे क्या है, E को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला। अच्छा, बहुत ज्यादा अप्लाई कर दें तब भी दिक्कत है। अगर बहुत ज़्यादा हम अप्लाई कर देते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, जो ये मान के ये थोड़ा सा अगर शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, अगर बहुत ज़्यादा अप्लाई करें ये इलेक्ट्रॉन उसमें टूटने लगेंगे और उससे काफ़ी हीट जनरेट होगी, उस कंडीशन में वो जल जाता है, सीधा मटेरियल जल जाएगा उस समय, या पिघल जाएगा, जैसा भी मटेरियल हो उसमें। तो ये हमारी फिनोमिना कहलाती है कि इस लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, देन पोलराइजेशन डिपेंड करेगा किस बात पे। तो सिंपल से इसका देखिए, ये तो मैंने थ्योरी पार्ट थोड़ा सा आपको बताया, लेकिन इसका आंसर क्या है पहले ही बता दिया था मैंने, किसके प्रोपोर्शनल होगा, E के। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे उसी के प्रोपोर्शनल होगा। ये देखिए गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये होगा। चलिए आगे चलते हैं इसी में। अब देखिए इसमें आपके क्वेश्चन है कि डायरेक्शन दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क्स द करेक्ट चॉइस एज। कह रहा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस कंडीशन में आप ये लगाना है, कई बार मैं बता चुका हूं इतने पार्ट में। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हम सी लगाएंगे। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो हम उसको यूज करेंगे। चलिए इसमें कुल मिला कितने क्वेश्चन हैं, 3 हैं, 6, 7, 8। आइए करते हैं इसको। ए कैपेसिटर कैन बी गिवन ओनली ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। सही है, ये कैपेसिटर है जिसे क्या लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जा सकता है, ये बात सही है। दूसरा क्या कहता है, क्यों, अब रीजन का मतलब क्यों दिया, इसका कारण बताइए, इसको क्या करिए, करेक्ट करिए कि क्यों या कारण क्या, सही एक्सप्लेन करिए। ए कैपेसिटर इन द अरेंजमेंट विच कैन स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये भी सही है, लेकिन सही रीजन भी है, सही असर्शन भी है, लेकिन बात ये समझना है कि सही तो है दोनों, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करेगा, नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही है, एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें।
बातें दोनों सही है, लेकिन क्या एक्सप्लेन कर रहा है उसको? रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में हम बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगला देखिए क्या है, 7th क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन देखिए, 7 क्या है? यहां पे कह रहा है 7 में कि सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर शुड बी हैंडल्ड कॉशनली। कॉशनली का मतलब यह है कि ध्यान से हैंडल करना चाहिए, इवन व्हेन द देयर इज नो करंट। कहने का मतलब अगर कोई सर्किट है, कोई पीसीबी बोर्ड कुछ भी है, अगर उसमें हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, वी हैंडल द कॉशनली इवन व्हेन देयर इज नो करंट। अगर उसमें करंट नहीं है फिर भी हमको ध्यान पूर्वक उसको यूज करना चाहिए, या हमको जो भी काम करना है उस समय ध्यान रखना चाहिए। अब क्यों रखना चाहिए, ये रीजन बताना चाहिए इसमें, अगर बताया तो ठीक है। यहां लिखा हुआ है द कैपेसिटर आर वेरी डेलिकेट एंड सो क्विकली ब्रेक डाउन। ये बात देखिए यहां पे क्या है कि ये बात पहली, द कैपेसिटर आर वेरी डेलिकेट एंड सो क्विकली ब्रेक डाउन, ये गलत है। मतलब असर्शन आपका सही है बट रीजन फॉल्स है। एक्सप्लेन करने की बात ही दूर है, एक्सप्लेन तो सही ही नहीं तो एक्सप्लेन क्या करेगा। इसलिए हम ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन क्या है हमारा, गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैपेसिटर आर वेरी डेलिकेट एंड सो क्विकली ब्रेक डाउन, ये ऑप्शन गलत है। इसके लिए हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्या है इसमें, कह रहा है एक कैपेसिटर कैन बी ब्रोकन बाय प्लेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट। हाँ, ब्रेक किया जा सकता है भाई, जो भी। अब कैपेसिटर क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर फॉर द मैक्सिमम वोल्टेज, कितना मैक्सिमम स्टोर कर सकता है उस समय, दैट इज द कैपेसिटेंस। और कह रहा है कैन बी ब्रोकन प्लेसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर हम उसको बहुत ज्यादा चार्ज देंगे तो उसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। आफ्टर द ब्रेकेज पोटेंशियल कैपेसिटर इज डिस्ट्रॉयड, कैपेसिटर इज डिस्ट्रॉयड। देखिए बात ये भी, रीजन भी सही है कि आफ्टर ब्रेकेज पोटेंशियल कैपेसिटर डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये बात यहाँ पे असर्शन को एक्सप्लेन करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है कि कैपेसिटर कैन बी ब्रोकन बाय द प्लेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट, क्यों करता है ये बात नहीं यहाँ बताई जा रही है। इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन। इसके लिए क्या होगा कि असर्शन एंड रीजन दोनों क्या है, ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, दैट इज द ऑप्शन बी होगा शायद, बी ऑप्शन। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज मेटेलिक प्लेट्स। यहां पे कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 9 फर्स्ट एंड 9 थर्ड। कह रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज मेटेलिक प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर with a small separation between them. The capacitance of parallel plate capacitor is C Q by V होता है, यह सबको आइडिया होगा, Q एप्सिलॉन A अपॉन D, ठीक है, एंड दैट इज एप्सिलॉन A अपॉन D लिखा हुआ है। ओके चलिए, ये अपना इस पार्ट को दिया होता है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसके जो भी क्वेश्चन दिए गए उसको आपको सॉल्व करना होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहला क्वेश्चन इसका ये है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और क्या कह रहे हैं इसमें कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ए, उसका एरिया कितना है, ये एरिया आपका ए, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, एंड फील्ड बाय ए कॉपर प्लेट, मतलब कंडक्टर। ये कॉपर प्लेट इसमें फील्ड कर दिया जाता है, जिसकी थिकनेस कितनी है, मान लेता हूँ थिकनेस ये है, एक कॉपर प्लेट इसमें फील्ड कर दिया जाता है।
देन द न्यू कैपेसिटी कितना होगा। हम देखें न्यू कैपेसिटी कितना होता है, C इक्वल्स टू C नॉट ये होता, अच्छा T यहाँ पे नहीं, T थिकनेस होता है लेकिन यहाँ पे हमने T नहीं लिया है बल्कि B दिया गया है, B है ना, ये थिकनेस कितनी दिया गया है, B दिया गया है। तो कह रहा है कि द न्यू कैपेसिटी कितना होगा उसका। अगर ऐसा हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कॉपर प्लेट है, यहाँ देखिए कंडक्टर अंदर डाला जा रहा है, कॉपर है, तो उस कंडीशन में न्यू कैपेसिटी कितनी होगी, तो हम ऐसे बता सकते हैं इसको। अच्छा C नॉट क्या होगा, जब कुछ नहीं है एयर है, एप्सिलॉन A अपॉन D होगा, ठीक है। तो इसको रखते हैं एप्सिलॉन, यहाँ पे हम B रख देंगे, B अपॉन D। क्यों होगा B, क्योंकि यहाँ थिकनेस हम T नहीं B लिया गया है। तो यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन A अपॉन D, D उसके बीच की सेपरेशन है 1 माइनस B बाई D। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, एंड D, D से D कैंसिल, B, D माइनस B। तो ये न्यू कैपेसिटेंस जो है ये होगा। देन द कैपेसिटी कितना होगा, हाँ ये सही होगा, ठीक है, ये सही होगा, ये नहीं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यही होगा आपका कैपेसिटेंस, यही होता है ना कंडक्टर के लिए, जब कंडक्टर उसमें डाला जाए तो उस कंडीशन में। चलिए अगला करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कहते हैं कि एक जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 पिकोफैरड। द कैपेसिटेंस if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with the substance of dielectric constant 4 is। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आगे है, आधे आधे में, ऊपर है और बाकी ऊपर है। कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इधर की जानकारी हम लेके चलते हैं, उधर करेंगे, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विथ एयर, चलिए ये उस समय एयर है, बिटवीन द प्लेट्स हैज द कैपेसिटेंस 10, ठीक है, मान लेते हैं 10, ये जानकारी पूरी हुई। आइए ऊपर चलते हैं हम लोग, इसका आधा अगला पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहीं पे करते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा मान लेते हैं कोई कैपेसिटर है जिसमें उसका कैपेसिटेंस क्या है, उसके बीच में एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगा, सिंपल सा, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, ये होगा। और कितना है इसका कैपेसिटेंस कितना था, 10 था उस समय, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 10 पिकोफैरड है, यही दिया है कि जब एयर हो उसके बीच में और ये चीजें उसकी कॉन्स्ट सब फिक्स है, तो उस समय इसका कैपेसिटेंस कितना है, 10 है। लेकिन अब करते क्या है सेम कैपेसिटर में, कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस बाय द हाफ, अगर उसके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, यहां पे हाफ करिए तो यह कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर गया, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, मतलब यहां k टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हुआ, 8 हुआ, और इसकी वैल्यू हमको पता है कितना है, 10 है, पिकोफैरड ये दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 80 पिकोफैरड हो जाएगा, यही आंसर होगा। कर सकते हैं ना इसको, ये सिंपल से दिया है, बस ये D हाफ किया तो ऊपर चला जाएगा, D/2 होगा, और यहाँ k टाइम्स होगा, 4 हमने किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है, तो उस कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 80 पिकोफैरड होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 2 स्क्वायर प्लेट्स, आइए इसको करते हैं उधर। चलिए कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 2 स्क्वायर प्लेट, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है, ये 2 स्क्वायर प्लेट हैं,
स्क्वायर प्लेट्स विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। चार्ज है कि मान लीजिए इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द प्लेट्स आर, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस में। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया एक प्लस में एक माइनस रिस्पेक्टिवली। इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना होगा? सिंपल सी बात है। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? ऑरिजिनेट होगी, उस डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में पूछा है, नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसी की तरफ होगी। को आइडिया है ना? पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होंगी, यहाँ से निकलेंगी, ऑरिजिनेट होती हैं। और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एंड होती हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक लाइन नेगेटिव चार्ज की ओर आती हुई आपको दिखेगा, ऐसा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये जाएगा। और किसी भी मेटल के सरफेस के नज़दीक पॉइंट पे, एकदम नज़दीक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर में कहें तो आर कैप, रेडियल डायरेक्शन में होगा। सेम ऐसा यहाँ भी होगा। यहाँ पे अगर हम देखें मेटल के नज़दीक, यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर E1 E2 इसको बोलते हैं, E1 बोलें और इसको E2 बोलें, E1 E2 बोलते हैं तो कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा E1, टोटल E कितना हो जाएगा? E1 प्लस, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, E1 प्लस E2। और E कितना होगा? ठीक है, ये किसी मेटल के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चार्ज लेयर है, एक ही चार्ज होगा ये वाला। और सेम ऐसा इसके लिए भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, E1 क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर में कहे तो आर का, वेक्टर में नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड लिया है। देखिए सेम मेटल के जैसा हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा आपको द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा? कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा बताइए? कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा? देखिए करते हैं, कैसे निकालेंगे डायमेंशन। देखिए अगर हम जानते हैं Q इक्वल्स टू सी वी होता है, या हम कहें C इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये चार्ज है ना, ये C इक्वल्स टू Q, और ये क्या होगा V इक्वल्स टू, देखिए एक हम जानते होंगे कि वर्क क्या होता है, Q इंटू वी होता है, जो भी वहाँ पे हो कैपिटल Q ही लिखते हैं, Q इंटू वी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ V की जगह क्या लिख सकता हूँ, W बाई Q। एनर्जी है, वर्क है, तो W और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, Q चार्ज, Q इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, IT। ऐसे याद नहीं करना है आपको, वहाँ पे लिख देना वैसे। तो IT हो जाएगा कि A स्क्वायर एंड T स्क्वायर हो जाएगा। भाई IT होगा ना दो बार। और ये क्या होगा, ML स्क्वायर, फोर्स का क्या होता है, ML T माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट ML स्क्वायर T माइनस 2। तो यही ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, M माइनस 1 L माइनस 2 T की पावर 4 एंड A की पावर माइनस 2। ठीक है, ये आपका होगा, ये इसका डायमेंशन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसी में देखिए कि इफ देयर एनी कंडक्टर विच कैन बी गिवन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चार्ज, क्या ऐसा कोई कंडक्टर है जिसको हम अनलिमिटेड चार्ज दे सकते हैं? अनलिमिटेड चार्ज देने का मतलब जिसकी कैपेसिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो, वही अनलिमिटेड चार्ज को स्टोर कर सकता है। हाँ, ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा कंडक्टर है?
ये एक कंडक्टर है जिसको हम बोलते हैं अर्थ। अर्थ हम कंडक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अनलिमिटेड चार्ज इसको हम दे सकते हैं अर्थ को। डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है, डिफाइन करिए। द मैक्सिमम चार्ज कैन स्टोर विथ अ मैक्सिमम पोटेंशियल इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज द, यही डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, क्या फार्मूला होगा, ये सभी बार बार रिवाइज किया होगा। कितना होता है, C इक्वल्स टू, कैपेसिटेंस निकालना है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इन दोनों का मीन, ज्योमेट्रिक मीन अपॉन B माइनस A, यही होगा। और यहाँ पे क्या है कि अगर वो स्फेरिकल कैपेसिटर पूछ रहा है यहाँ पे, तो अगर उसका इनर रेडियस कितना है A है और आउटर रेडियस कितना है B है, ये सब ने किया होगा, इतना तो पता ही होगा आप सबको। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, जहाँ पे A क्या है इनर रेडियस है, B क्या है आउटर रेडियस। और अर्थ के लिए भी निकाल सकते हैं, अर्थ के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है केवल, R जहाँ अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁶ मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हेन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए डीसी बैटरी, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड। ठीक है, ये कैसे चार्ज होता है ये आपको बताना है कि अगर कोई कैपेसिटर है, ठीक है, व्हेन अ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए डीसी बैटरी, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड। कैसे होगा, देखिए पहली बात तो कैपेसिटर को डायरेक्ट चार्ज नहीं किया जा सकता कि किसी, अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें जैसे हम पढ़ते हैं किताबों में, हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, ना हम कैपेसिटर का कोई रेजिस्टेंस ऐसा होगा जब हम डीसी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो वहाँ पे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस भी जो होगा वो भी जीरो होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी जिसे बोलते हैं, वो जीरो होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होगी डीसी की। तो पहली कंडीशन तो ये ऐसे चार्ज नहीं होगा। अगर हम चार्ज करना भी चाहते हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तभी ये चार्ज होगा। सिंस एनी कैपेसिटर कांट बी चार्ज विदाउट एनी रजिस्टर, बिना रजिस्टर के चार्ज नहीं हो सकता, पहली कंडीशन। ये ऐसा मान के कर रहे होंगे, आपको क्वेश्चन दिया गया तो जानते होंगे आप रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। तो कैसे चार्ज होगा, आइए देखते हैं कैसे चार्ज होगा, यही आपको वहां पे समझाना है। आइए देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा छोटा सा, कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लीजिए कैपेसिटर हमने बना लिया सिंपल से, इसमें हमने एक बैटरी भी जोड़ दी, एक हमने स्विच भी जोड़ दिया इसी में, ठीक है, स्विच हमने जोड़ा, ये कैपेसिटर है आपका, ये इसमें बैटरी अप्लाई किया है, ये स्विच है इसमें। हमें ये आइडिया है इस समय कि अगर कोई कैपेसिटर इस तरीके से हो और इसमें हम क्या करें कि इस समय इसमें अप्लाई करें कि इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करने पे होगा क्या, अगर हम देखें तो इस समय अगर इसका जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट, इस केस में व्हेन स्विच इज जस्ट ऑन करेंगे तो आर इक्विवेलेंट, टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो को टेंड करेगा। क्यों टेंड करेगा, क्योंकि हम किसी वायर का रेजिस्टेंस नहीं लेते, ना इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्सी भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डीसी की बात कर रहे हैं, डीसी सोर्स है यहाँ पे, एसी सोर्स नहीं है, तो ये भी जीरो होगा। तो आर इक्विवेलेंट जीरो, तो वी इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आई टी, किसी से भी लगाइए आप देखिए, वी इक्वल्स टू आई आर होगा, आई आर, तो आई इक्वल्स टू कितना होगा, वी बाई आर, या आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो ये कितना होगा, आर इक्विवेलेंट जीरो होगा, तो ये टेंड करे किसको, इनफाइनाइट को, मतलब कैपेसिटर क्या चल, कैपेसिटर बर्न हो जाएगा, कैपेसिटर
पॉइंट हो जाएगा। इसलिए हमें कैपेसिटर अगर चार्ज करना है तो हमें 100% ज़रूरत क्या है, एक ज़रूरत क्या है इसमें कि हमें ये अप्लाई करना होगा। 1 सेकेंड, इसी को हम रफ करते हैं, आप समझ में आया होगा ना कि विदाउट रजिस्टर वी कांट चार्ज और डिस्चार्ज एनी कैपेसिटर। उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस आपका 0 होगा, जो हम किताब के हिसाब से आपसे पढ़ रहे हैं। और इन रियलिटी हम चार्ज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय वायर और सभी चीज़ों का रेजिस्टेंस होगा। तो उसी कंडीशन की ये बात कर रहे होंगे। अब क्या है कि इसका चार्ज करने का तरीका क्या है? चार्ज करने का तरीका क्या है कि हमने कोई रेजिस्टेंस मान लिया यहाँ पर अप्लाई है उसका, या तो हम रियल कंडीशन की बात करें तो वायर का रेजिस्टेंस होता है, उससे भी चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप चार्ज मत करिए, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही चार्ज आपको देना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चलना स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे चलना, धनात्मक जितने भी चार्ज हैं वो इधर आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, अब इनको आगे रास्ता, यहाँ पे क्या है समझिए एयर है या कुछ भी है, लेकिन आगे ये चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जाते कि इस तरफ से चार्ज वहाँ चले गए, नहीं जाएगा। ये चार्ज क्या है, इंसुलेटेड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज यहीं पे स्टोर होना स्टार्ट होते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ स्टोर, और सेम ऐसा नेगेटिव चार्ज के साथ होगा, ये भी यहाँ पे स्टोर होंगे, ये स्टोर होते रहते हैं। अब स्टोर होते होते क्या होगा कि एक समय देखिए यहाँ पे कनेक्ट है ये, अब स्टोर होता रहेगा ये। अब यहाँ पे लगातार जैसे ही स्टोर हो रहा है, यहाँ पे लगातार पोटेंशियल आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जो भी पोटेंशियल है यहाँ पे लगातार क्या करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज बदल रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना चेंज हो रहा है, वो हम बात की बात है, लेकिन आपको उसको मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसका इसी का यूज है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये यहाँ पे पोटेंशियल चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होंगे, पोटेंशियल इसका बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे इसके क्रॉस पोटेंशियल बढ़ता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, ये रजिस्ट करेगा कि फर्दर जो चार्ज आ रहे हैं यहाँ पे स्टोर होने से या यहाँ पे इकट्ठा होने से रोकेगा, और ये रोकने का प्रयास भी करता है, करंट थोड़ा सा स्लो होगा। और कुछ देर बाद ये करंट जैसे ही इसका पोटेंशियल और इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल वी हो जाता है, तो ये करंट को स्टॉप कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कैपेसिटर क्या करता है, डीसी करंट को स्टॉप कर देता है। कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी करंट को ब्लॉक करेगा और एसी को पास करता है। डीसी को ब्लॉक करने के इसकी पोलैरिटी एक होती है, चार्ज स्टोर होने के बाद जैसे ही पोटेंशियल इक्वल हुआ खत्म कर देगा इसका करंट का पास होना। लेकिन एसी करंट में क्या होता है, उसकी तो लगातार वो पल्स के फॉर्म में चलता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज पे देखिए कितनी बार, 100 बार चेंज हो रहा है, तो वो पोलैरिटी चेंज होता रहता है और ये चलेगा। तो एसी को पास करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इस तरह से है। तो ये चार्ज होने का इसका तरीका है, और जैसे ही ये इसका और इसका पोटेंशियल इक्वल होता है, वैसे ही करंट आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सर्किट में तुरंत जीरो हो जाएगा उस कंडीशन में। तो ये फिनोमिना थी आपका चार्ज होने के लिए, बाकी ये नोट करवाया है पूरा, आप चेक करिएगा। अगला है एक पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर 10 पिकोफैरड। कह रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए प्लेट, एक प्लेट के क्रॉस अप्लाई किया जाता है। कह रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए प्लेट ऑफ कैपेसिटर 10 पिको। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे। आसानी से कर सकते हैं आप लोग इसको। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, देखिए कि ए पोटेंशियल डिफरेंस 250, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट है, एंड इज अप्लाइड अक्रॉस ए प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितना है 10 पिको फैरड है, पिको फैरड है। एंड कैलकुलेट द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कितना चार्ज होगा उस प्लेट के कैपेसिटर, कितना चार्ज होगा हम जानते हैं
टोटल जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q इक्वल्स टू सी वी होता है। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, सिंपल सा Q इक्वल्स टू सी वी होता है। सी हमको आइडिया है कितना है, 10 पीको। पीको का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -12 फैरेड, ये होगा फैरेड। एंड मल्टीप्लाई करिए किससे, 250 से, वोल्ट से। अब मल्टीप्लाई करने पे Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये 4 जीरो, देखिए 2 जीरो यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे, और 10 की पावर -12 कूलम। और Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 और 12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में आएगा 9 हो जाएगा, 9 कूलम। कूलम में आएगा ना, ये चार्ज है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 10 पावर -9 है, नैनो कूलम बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2.5 नैनो कूलम, नैनो कूलम। ये इसका आंसर होगा, यही आंसर। Q इक्वल्स टू कितना आया, 2.5 नैनो कूलम, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, एन अनचार्ज्ड insulated conductor A is brought near a charged insulated conductor B. What happens to charge and potential B? क्या होगा, आइए देखते हैं। ध्यान ध्यान समझिए कि कोई अगर अनचार्ज्ड बॉडी, इंसुलेटेड कंडक्टर ए है, इंसुलेटेड कंडक्टर ए है, इस ब्रॉट उसको लाया जाता है नियर ए चार्ज, जिसपे चार्ज है इंसुलेटेड कंडक्टर बी। व्हाट हैपेंस टू द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ बी, क्या होगा। देखिए अच्छा, ये कुछ बातें और देखते हैं। जो हम चार्ज क्रिएट नहीं बोल सकते, जो अपीयर होगा वो किन कारणों से होगा। एक तो हम जानते हैं फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन मतलब चीज़ों को रब करें, जैसे हथेली है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो ऐसे तरीके, बहुत पुराने तरीके हैं, इससे हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि एक दूसरे की बॉडी को, जैसे कोई चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी को टच करे, कंडक्शन बोलते हैं। तीसरा फिनोमिना होता है इंडक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन में क्या होगा, अगर मान लीजिए दो बॉडी रब करते हैं आपस में, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट होगा। तो किसी पे क्या होगा, m प्लस डेल्टा m। मास क्यों इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि किसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कोई इसको इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। जिस पे आएगा उस पे क्या होगा, उस पे मास जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है, ठीक है, मास इंक्रीज करेगा एक बॉडी पे। जैसे ए बॉडी है, बी बॉडी है, तो ए बॉडी पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसका मास स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 1.6 10 पावर -19 है, तो उतना ही इंक्रीज करेगा। और बी में क्या होगा, मास डिक्रीज करेगा। ये एक तरीका है। कंडक्शन फिनोमिना में क्या होगा, मान के लिए कोई चार्ज है समथिंग, इस पर कुछ चार्ज है और इससे दूसरी बॉडी बी से, अनचार्ज बॉडी से टच करवाया जाता है, तो इस पर क्या होगा, अगर ये चार्ज है, इसके चार्ज इस पर जाएंगे, तो इसमें भी क्या होगा, m प्लस डेल्टा m हो जाएगा ये, ठीक है, चार्ज क्रिएट होगा इस पर, और एक पे आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस तरह से होगा। तीसरी फिनोमिना इसी में होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग इंडक्शन। सपोज करिए कोई -q चार्ज है, ठीक है, और ये किसी कंडक्टर के पास ले जाया जाता है, कंडक्टर है यहाँ पे, और इस पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे -q चार्ज आएगा, फिनोमिना क्या होती है कि ये तुरंत इस पे इंडक्शन फिनोमिना से इसका अपोजिट, देखिए पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका अपोजिट, और इधर क्या होगा, निगेटिव। अगर टोटल चार्ज की बात करें, इसमें मास चेंज नहीं होता इस फिनोमिना में, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, टोटल सम करेंगे जीरो ही आएगा। इसको फिर से हटा लीजिए, फिर से रीअरेंज होकर वो जीरो कर देगा अपना। लेकिन उस कंडीशन पे इस पे कितना चार्ज आता है वो अगर हम निकालना चाहें तो बोलेंगे माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस क्यू, ठीक है, 1 - 1/k ये होता है। जहाँ पे k क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक का ऐसा यहाँ पे रीजन लिया गया है, फ्री स्पेस है, एयर है, या अगर वहाँ पे मेटल है तो इनफाइनाइट होगा,
ठीक है, सेम उतना ही क्यू प्राइम कितना होगा, प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा, ऐसे होगा। माइनस होता यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आता, वहाँ प्लस आता, इस तरह से होगा। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बाय इंडक्शन, ये चार्ज अपीयर होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपसे कह रहा है कोई एक बॉडी है जो कि इंसुलेटेड है, अनचार्ज बॉडी ए है, और उसे किसी दूसरे बॉडी बी के नज़दीक लाया जाता है जो कि चार्ज है। ये अनचार्ज बॉडी है, इंसुलेटेड कंडक्टर ए है, ब्रॉट नियर ए चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर बी, व्हाट हैपेंस टू द चार्ज एंड पोटेंशियल बी। अगर ये ए बॉडी है और ये क्या होगा, बी बॉडी, इस पे हमारा चार्ज है, ठीक है, कि एक अनचार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर इज ब्रॉट नियर ए चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर बी, व्हाट हैपेंस टू द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ बी। क्या होगा चार्ज एंड, देखिए चार्ज आपका जो है जैसे इस पे है, तो इंडक्शन फिनोमिना में आपका चार्ज इस पे चेंज नहीं होगा, चार्ज सेम रहता है। इंडक्शन फिनोमिना इस पे आएगा निगेटिव पॉजिटिव सेम रहेगा, ठीक है, इंडक्शन फिनोमिना है, तो चार्ज हमारा कहीं जा नहीं रहा है। लेकिन हाँ, पोटेंशियल क्या होगा, इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप करेगा पोटेंशियल। भाई ये भी चार्ज आ गया, इसके सामने रहने से क्या होगा, पोटेंशियल आपका ड्रॉप करेगा, एक अपना पोटेंशियल भी क्रिएट होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा लेकिन चार्ज आपका चेंज नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करते हैं हम लोग। कह रहा है एक ग्राफ शोज दैट अ वेरिएशन ऑफ चार्ज क्यू। देखिए एक ग्राफ दिया गया है आपको जिसमें वेरिएशन दिखा रहा है क्यू एंड वी में, और इसमें ए और बी दो कर्व बनाए गए हैं। तो कह रहा है एक ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज क्यू वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस फॉर टू कैपेसिटर C1 एंड C2। C1 एंड C2 दो कैपेसिटर हैं। द टू कैपेसिटर्स हैव द सेम प्लेट सेपरेशन। उन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, सेम प्लेट सेपरेशन है, डी सेम है। But the plate area of C2 is double that of C1. Which of the line is the graph of correspond to C1 and C2? सिंपल सी ये बात है। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ है, shows the variation of charge Q versus the potential difference, उसके विषय में ये दिखा रहा है आपको, and potential difference for the two capacitors C1 and C2. The two capacitors have the same plate separation, but the plate area C2 is double that of a C1. Which of the lines of graph is correspond to C1 and C2? Why? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें C की बात करें, C क्या होगा कि K, यहाँ पे अब K की जरूरत है नहीं, एप्सिलॉन A अपॉन D होगा, ठीक है। ये अब मान लेता हूँ ये क्या है, C1 है, और C2 कितना है, C2 कितना है, ये कह रहा है कि ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस टू कैपेसिटर C1 एंड C2 है। द टू कैपेसिटर हैव द सेम प्लेट सेपरेशन, सही है, सेपरेशन सही है, बट द प्लेट एरिया, सेपरेशन वही है लेकिन एरिया कह रहा है द प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल है। डबल किसका है, डबल है C1 का। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे A है तो यहाँ पे कितना है 2A अपॉन D। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 2 एप्सिलॉन A अपॉन D, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ C2 क्या होगा 2C1 के बराबर है। इसका मतलब C1 हमारा, C2 हमारा क्या है, बड़ा है C1 से, ये है। ये वैसे ही आपको पता चल सकता है कि C1 एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, सिंपल सा, C2 आपका बड़ा होगा, लेकिन एक करने का, शो करने का तरीका है। अच्छा, यहाँ पे दो Q और V, हम जानते हैं Q इक्वल्स टू CV जानते हैं, CV। ये सेम वैसा ही ग्राफ है जैसे Y इक्वल्स टू mx, जिसे हम बोलते हैं mx, जहाँ m क्या होता है, स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व, या इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बोलते हैं इसी को, ठीक है, स्लोप या ग्रेडियंट, या इसी को बोलते हैं हम tan थीटा। मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, एंगल ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब m क्या है, c की तरह, तो जिसका c ज़्यादा होगा उसका स्लोप या ग्रेडियंट ज़्यादा होगा।
तो ए वाला जो हमारा होगा इसका जो है कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, किसका ज़्यादा है, C2, तो ये हमारा C2 हुआ, बी क्या हुआ, C1। यही आंसर हुआ आपका, इसका देख लीजिए आप लोग। यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, अंतर बताइए बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा है, डाइलेक्ट्रिक में बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है, डाइलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करवाया जा सकता डाइलेक्ट्रिक में, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा। और कंडक्टर आपका फ्लो कर सकता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डिस्टिंग्विश है, इसमें अंतर बता दीजिए आप। 19 है, ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड। आइए इसको करते हैं, न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए कि एक कैपेसिटर है ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, मान लेता हूं उसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। ये क्या है, अननोन है, अननोन, इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है ये कितना है, सी अननोन है। ऑफ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, एक बैटरी के क्रॉस कनेक्ट है जिसका वोल्टेज कितना है, V वोल्ट है। तो इसके अगर चार्ज की बात करें, चार्ज कितना हो जाएगा इस पर, मान लेते हैं Q है, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इंटू वी। अननोन ये है, पोटेंशियल आपका V दिया गया है। अच्छा, और क्या है जानकारी है, द चार्ज स्टोर्ड इन इट 360 माइक्रोकुलम, कितना स्टोर करता है, 360 माइक्रोकुलम स्टोर करता है। चलिए इतनी बातें हमने लिख ली, इतना स्टोर करता है ये 360 माइक्रोकुलम, ठीक है। कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी V वोल्ट एंड 360, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120, अब इसी में देखिए ये इक्वेशन बना, ये तो दिया है चार्ज इतना होगा आपका, यही तो चार्ज है आपका, यही तो Q है ना, ठीक है। V आपको दिया ही था, V आपको दिया है, C क्या है, अननोन है, ये दोनों बातें हम जानते हैं। तो ये आपका Q आपको दिया है, लेकिन अब कह रहा है कि अगर व्हेन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 द चार्ज स्टोर्ड इन द बिकम्स द 120 वोल्ट, अगर इसको डिक्रीज करते तो 120 माइक्रोकुलाम हो जाता है। डिक्रीज करने का मतलब V माइनस कितना करते हैं, 120 कर दें हम वोल्ट में, और ये कितना हो जाएगा 120 माइक्रोकुलाम। अच्छा, दो इक्वेशन हमारे बन गए, यहां से हम निकाल सकते हैं। अब पूछा क्या है आपसे, कैलकुलेट करना है हमें द पोटेंशियल V एंड अननोन कैपेसिटेंस C। चलिए इतनी बातें पहले क्लियर करते हैं, क्लियर करेंगे इसका आंसर क्या आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर दीजिए, तो C V माइनस 120 अपॉन CV इक्वल्स टू 120, दो में से एक को डिवाइड करें, 120 माइक्रोकुलाम अपॉन 360 माइक्रोकुलाम, ये होगा। C से C आपका यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये होगा 3 बार जाएगा, ये तो यूनिट चला जाएगा यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 3V माइनस 120
360 हो जाएगा। कैसे किया, 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, 3v एंड 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा v, इधर करिए 2v हो जाएगा एंड 360, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक बार 8 180 वोल्ट। तो ये आपका वोल्टेज आ गया जो उस पर वोल्टेज था। अब आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है वो करिए कि कैलकुलेट द पोटेंशियल, v कितना है, आंसर आ गया 180 वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अननोन कैपेसिटेंस कितना है, अननोन कैपेसिटेंस कितना होगा, निकालते हैं अब। क्योंकि यहां पे देखिए सी वी इक्वल्स टू ये दिया गया था, तो हमको v अब आइडिया है v कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखते हैं फ्रॉम वन, तो यहाँ से हो जाएगा c हमको निकालना है, v कितना होगा 180 वोल्ट, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है 360, ठीक है। यहाँ से इसको काटिए, 2 बार जाएगा 2 टाइम, c इक्वल्स टू कितना आया 2 माइक्रो फैरेड हो जाएगा, फैरेड। ये c इक्वल्स टू भी हमने फाइंड कर लिया, c कितना, अननोन कैपेसिटेंस कितना है, अननोन कैपेसिटेंस कितना है ये हमें आ गया। अब कह रहा है व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज बाय द 120। अगर कहता है, ये कह क्या रहे हैं कि व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज बाय 120, कितना चार्ज स्टोर करेगा। यहां से देखिए अगर हम क्या करते हैं, c हमको आइडिया है, c कितना है, सेकेंड पार्ट इसी का है, कितना स्टोर करेगा चार्ज, मान लेते हैं q प्राइम है, c कितना है हमको आइडिया है 2 माइक्रो फैरेड है। अच्छा वोल्टेज कितना है, कह रहा है कि 120 इंक्रीज किया, पहले कितना था 180 था, 120 इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा 2 माइक्रो फैरेड इंटू 0 कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है 300, इतना वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपका Q प्राइम आपका आ जाएगा, Q प्राइम जो आएगा वो कितना हो जाएगा 6 माइक्रो कुलाम, ये चार्ज होगा 600 माइक्रो कुलाम, 600 माइक्रो कुलाम जो है इसका आंसर होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए आप लोग एक बार खुद से प्रयास किया करिए इसको, और अच्छा होगा आपके लिए। जितना बार बार आप रिवीजन करेंगे उतना सही होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप देखिए, एक कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट, एक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड, विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैरड, ठीक है। फाइंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब मीडियम की परमिटिविटी आपको फाइंड करनी है, कितना होगा। आइए देखते हैं कितना होगा ये। एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम, उसका मीडियम क्या है, एयर है। एक कैपेसिटर है आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम इज 6, ऐसे लिख लेते हैं इसको। C कितना है 6 माइक्रोफैरेड है। अगर कह रहे विथ इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30, मतलब हम कह सकते हैं K टाइम्स होगा C, और क्या होगा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, ये आप जानते हैं C इंटू के, जितना पहले था उसका, ये अगर C नॉट इसको मानते हैं तो ये होगा C, तो K हम अगर C नए C की बात करें वो कितना होगा K इंटू C नॉट। पूछा क्या है आपसे, फाइंड द परमिटिविटी, तो यहाँ से हम K निकाल सकते हैं,
कि अगर सी नॉट हमको ये दिया है और नया वाला कितना है, यहाँ पे सी भी दिया गया है आपको 30 माइक्रो फैरेड, दोनों का के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन सी नॉट। तो यहाँ पे सी कितना है 30 माइक्रो फैरेड एंड सी कितना है 6 माइक्रो फैरेड। तो के की यूनिट क्या होगी, यूनिट कह रहा हूँ, वैल्यू क्या होगा 5, यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस होगा क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है। तो के आपका 5 आ गया। तो फाइंड करना परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होता है मीडियम के लिए, के एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन कितना होगा, के आपका 5 दिया गया है और ये कितना है एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ये होगा। एंड एप्सिलॉन नॉट सॉरी एप्सिलॉन कितना होगा मीडियम का, चाहते हैं मीडियम लिखिए, ये कितना हो जाएगा 5 2 2 4 44.2 10 की पावर -12 ये आएगा। या हम कह सकते हैं सी एम इक्वल्स टू, अगर 2 इधर लेके आए 0.44 लिख सकते हैं, 0.44 इंटू 10 की पावर -10 यही होगा, मल्टीप्लाई करिए, न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है ठीक, यही आंसर होगा 0 पॉइंट, जो मीडियम का आएगा एप्सिलॉन एम, मीडियम का आएगा वो कितना आएगा 0.44 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा ना, यहाँ से 2 हम इधर ले आ रहे हैं, इधर हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 ये होगा, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये कि एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल डायग्राम द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड द डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन पूरा नहीं और देखते हैं कहाँ पे है, हाँ ये है। ठीक, द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक एंड राइट द रिलेशन ऑफ द ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके विषय में अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले ही, ठीक है, आप देखेंगे ऊपर आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। मैंने कहा था अगर कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं कंडक्टर में, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कंडक्टर एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर है, सुटेबल डायग्राम आपको बना के दिखाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इंडक्शन फिनोमिना। और ये फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, और दोनों अपोजिट है, दोनों का सम क्या होगा कि ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल, अगर दोनों को जोड़ा जाए कितना होगा, 0 होगा, दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर में 0 होता है, ये आप बना सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर यही क्या होता, डाइलेक्ट्रिक पूछा है आपसे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो क्या होगा, अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी इस पे सरफेस पे जो अभी कुछ देर पहले पोलराइजेशन फिनोमिना से इसके सरफेस पे चार्ज आते हैं, वो कैसे होंगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे आएगा। लेकिन होगा क्या अंतर, और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर भी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि क्या होगा, अपोजिट होगा एक्सटर्नल के, लेकिन इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होगा प्लस इंटरनल होगा, वो क्या होंगे, दोनों 0 नहीं होंगे।
मतलब उसको थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, ये नहीं कि जीरो कर देगा, जीरो नहीं करता इस केस में। यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी सब फिगर तो आप देख रहे हैं सेम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक हुज रिलेटिव परमिटिविटी वेरीज एज अप्लाइड वोल्टेज दिस, ये है। और फिर उसके बाद इसमें कांस्टेंट 2 दिया हुआ है। ए सिमिलर कैपेसिटर विथ नो डाइलेक्ट्रिक यूज, इतना ठीक है। इट इज देन कनेक्टेड टू ए अनचार्ज्ड, देखिए एक सिमिलर कैपेसिटर विथ नो डाइलेक्ट्रिक इज चार्ज 78 वोल्ट एंड it is then connected to a uncharged capacitor with the dielectric, find the final voltage of the capacitor कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि तीन तरह के वो है ना, तो हमारा अगर हम ऐसा देखा जाए कि अगर कनेक्ट करता है, इसको अगर कनेक्ट कर रहा है ये, तो हमारा जो Q नॉट होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। दो का कनेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे कितना होगा, ये C मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल कितना है, CU नॉट। Q1 कितना होगा, CV होगा, U होगा, प्लस ये कितना होगा C, एंड यहाँ पे क्या है, अल्फा U है, ठीक है, अल्फा U। तो यहाँ पे K आएगा ना, CU स्क्वायर अल्फा रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम C गायब करें, U नॉट इक्वल्स टू U प्लस अल्फा U स्क्वायर, या हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो अल्फा U स्क्वायर प्लस U एंड माइनस U नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा U ही निकालना है, U कितना होगा, माइनस B मतलब 1 प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC, 4A अल्फा C U नॉट, ये प्लस में होगा अपॉन 2A 2 इंटू अल्फा, ये होगा। अरे रीड करिए इसको, एक बार और करवाया है क्लास में, आपने देखा होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से अब इसकी वैल्यू हमको अल्फ़ा की वैल्यू आइडिया है, एंड अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, एंड यू नॉट भी निकाल सकते हैं। यू नॉट आपको दिया गया है 78 वोल्ट, और अल्फ़ा दिया है, रखेंगे आ जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं कितना आएगा ये, यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 एंड इंटू 2 इंटू यू नॉट 78 अपॉन में कितना होगा 2 इंटू 2, तो u इक्वल्स टू कितना आएगा, -1 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 8 78, ये होगा ना 8 56 60 262 24, यही आएगा। देखिए 624, तो 624 एंड प्लस 1 अपॉन में 4 आएगा। u कितना होगा, -1 प्लस माइनस, अरे ये गलत है, यहाँ पे इरेज करिए इसको, यहाँ पे देखिए 24 होगा ना, तब 625 होगा, 625 होगा, ये 24 है, 24 आया था, और ये कितना होगा 625 अपॉन 4 तो इसको हम किस में, प्लस वाले में लेते हैं, ठीक है, प्लस वाले में चाहे जिसमें लीजिए, दोनों के लिए अलग दो वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ना, तो कितना आएगा 25 प्लस में -1 24 अपॉन 4, तो 4 6 24, मतलब u इक्वल्स टू आएगा 6, ये इसका आंसर होगा। पोटेंशियल कितना आया, u इक्वल्स टू 6, ये इसका आंसर, ठीक है। फाइंड द फाइनल पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर, अगर माइनस लेते कितना आता, 25 - 1 26 आता, तब 4 से डिवाइड कर 26/4 आएगा, तब उस कंडीशन में कितना आता, u इक्वल्स टू, अगर माइनस वाला लेंगे तो कितना आएगा, -1 प्लस माइनस 25, तो हम यहाँ माइनस वाला ले रहे हैं, -25 अपॉन 4 -26 हो जाएगा अपॉन 4, मतलब u इक्वल्स टू कितना हुआ 6.5 -6.5, ये आया वोल्ट।
ये इतना वोल्ट है, ये दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, दोनों तरीके से आप करिएगा। बाकी इसके सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बार बार रिवाइज करिएगा, एक बार देखने के बाद आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये आपका ख़त्म हुआ। आप जो करेंगे हम अगले यूनिट के लिए करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अगला जो लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए होगा। जितने भी आपके बोर्ड के क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूँगा पूरे हो जाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।